विनीता के पास उसकी दोस्त मधु का फोन आता है। मधु विनीता से बोलती है, क्या बात है विनीता, जब से तेरी शादी हुई है तब से तू अपने दोस्तों को भूल गई। अरे ज्यादा अमीर पति मिल गया है क्या तुझे जो हमें ही भूल गई? हाँ अरे नहीं यार, तुझे तो पता है ना, शादी होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और मेरा पूरा फोकस ना अपने ससुराल वालों को खुश करने में ही रहता है और इसीलिए मैं फोन से थोड़ा दूर रहती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है मैं अपने दोस्तों को भूल चुकी हूँ। जीवन में रिश्तों का यही मोल है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन जो अपने होते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते, चाहे बात हो या ना हो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुझे पता है पिंकी का पति बहुत अमीर है, मतलब उसके पास ना घर गाड़ी सब कुछ है, खुद का बिजनेस है उसके पति का। और हम 3 ही तो थे, मेरी शादी भी एक बड़ी फैमिली में हुई है जहाँ सब रिच हैं। बाकी तेरा कुछ नहीं पता, तू बता तेरे घर वाले कैसे हैं, क्या तेरा हस्बैंड करता है, अमीर है या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है? नहीं नहीं, मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास भी खुद का घर है और मेरे पति भी बिजनेस करते हैं, हमारे पास भी गाड़ी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे पास। हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में और अपनी फैमिली के साथ। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, काफी समय हो गया हमें मिले हुए, मैं और पिंकी ना तेरे घर आएंगे कभी, तो अच्छे से हमारा स्वागत करियो। वैसे भी तेरा ससुराल हमने कभी देखा नहीं है तो हम भी देख लेंगे लव मैरिज में कैसी फैमिली मिलती है, क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज है ना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना जब तुम्हारा दिल करे तो। तभी वहाँ विनीता के सास आरती आती है और आरती अपनी बहू की बातें सुनने के बाद उससे कहती है, बहू ये सब क्या है बेटा? तूने अपनी दोस्त से झूठ बोला कि हम अमीर हैं। तुझे तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं, जैसे तैसे हमारा गुजारा होता है। माँ जी चीजों को समझने वाली बात है बस, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। बहू तू उन्हें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती करवाएगी क्या? अरे तेरी सारी सहेलियों की शादी ना बड़े बड़े घर में हुई है, और जब तेरी सहेलियां इस घर में आएंगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होंगी, वो हमारा मजाक बनाएंगी। बहू मैं तो कहती हूँ कि मत बुलाओ उनको यहाँ पर। माँ जी आप चिंता ना कीजिए, और वैसे भी मैंने उनसे ये बोला है कि मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर है गाड़ी है हमारा बिजनेस है, इतना तो चलता है माँ जी। बहू जो दिखावा होता है ना वो सिर्फ 4 दिन का होता है, और अपने दोस्तों के आगे ऐसे झूठ बोलकर तू क्या साबित करना चाहती है कि तू अमीर है? अरे अमीर बनना है तो दिल से अमीर बनो बच्चे, झूठ बोलकर ना 2-4 लोगों की वाहवाही लूटने में कोई समझदारी नहीं होती। दरअसल विनीता के घर की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जैसे तैसे उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन फिर भी विनीता अपने हर दोस्तों से यही कहती थी कि वो अमीर है। ऐसे ही एक दिन फिर से उसकी सहेलियों का फोन आता है। विनीता 2 दिन बाद ना मैं और पिंकी तेरे घर आ रहे हैं, जैसे हम पहले किटी पार्टी करते ना वैसे अब हम तेरे घर में किटी पार्टी करेंगे, और हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। यार सच में तुम लोग मेरे घर आ रहे हो? और क्या तुझे मजाक लग रहा है क्या? वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है हम तब से तुझसे मिले भी नहीं है, और हमें तो मिलना है ना तेरे ससुराल वालों से, तेरा घर भी देखना है। ठीक है जब ठीक लगे तुम लोग आ जाना। ऐसे ही 2 दिन बाद मधु और पिंकी दोनों अच्छे से रेडी होकर विनीता के घर जाते हैं। विनीता का घर काफी छोटा था। उसका घर देखकर मधु और पिंकी दोनों आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, अरे ये क्या पिंकी, इसने तो कहा था कि ये भी अमीर है और उसका घर देखो गरीबों से भी बदतर है। महारानी को फेंकना तो बहुत आता है, लंबी लंबी बातें कर रही थी, मेरा पति भी बिजनेसमैन है, मेरे पति के पास भी गाड़ी है, कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ हम भी अमीर है, हद होती है झूठ बोलने की। देख लिया ना लव मैरिज का नतीजा। इसलिए कहते हैं इंसान जब प्यार में होता है ना तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, और आजकल ना पैसा ही सब कुछ है। अब इस बेवकूफ को महसूस होता होगा, इसीलिए तो हमसे झूठ बोल दिया इसने और हमारी बराबरी करने चली है महारानी। लेकिन इसे पता ही नहीं है कि ये हमारी बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती। इसके घर की हालत देखकर ना मेरा तो दिल नहीं कर रहा यहाँ जाने का, लेकिन छोड़ना मजे लेते हैं अब। इतना बोलकर पिंकी और मधु दोनों अंदर जाती हैं और वो दोनों विनीता के गले लगते हैं और उसका घर देखते हुए उससे कहते हैं, अरे वाह तेरा घर तो बहुत बड़ा है यार, तेरे घर के आगे तो मेरा घर बहुत छोटा है। खैर अब हमारे लिए थोड़ा पानी मिला दे, प्यास लग रही है, धूप बहुत है ना बाहर। तुम लोग बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। विनीता अंदर से मधु और पिंकी के लिए नाश्ता लेकर आती है। वो दोनों आपस में विनीता का घर देखकर खूब मजाक बना रही थी और हंसते हुए एक दूसरे से कह रही थी,
क्या हाल है, शान है, बंगला है ना पिंकी। ऐसा घर तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। सच में हमारी सहेली बहुत अमीर है। मैं तो सोच रही थी इसे कुछ पैसे देती जाऊं, बेचारी का भला होगा। कहते हैं गरीबों का भला करने से पुण्य मिलता है। तू कितना चंदा देगी? मैं सोच रही हूँ 1101 रुपए दे दूं। और तू? मैं तो सोच रही हूँ कि 501 रुपए दे दूं। जितनी इसकी औकात है ना, उस हिसाब से 501 रुपए बहुत ज्यादा है इसके लिए। माता रानी भला करे इसका। तभी वहाँ विनीता आती है। तीनों आपस में बैठकर बातचीत कर रही थी। तभी पिंकी विनीता से बोलती है, वैसे विनीता, सुना था तेरे पति का तो बिजनेस है। क्या करते हैं तेरे पति? मेरे पति ना बच्चों के खिलौने बेचते हैं और हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। क्योंकि मेरे पति एक छोटी सी दुकान पर बच्चों के छोटे मोटे खिलौने बेचते हैं। ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन हाँ खुशी बहुत मिलती है हमें ये सब करने में। ओ ऐसा क्या? और दूसरी बात, मुझे पता है मेरा घर देखकर, मेरी हालत देखकर तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं भी अमीर हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। क्योंकि मेरे पास ना सुकून है, प्यार है, परिवार है। और पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, इसे तो साथ मिलकर कमाया जा सकता है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे उनके साथ सुकून मिलता है। तो वही मेरी सास, जो कि मेरी माँ है, बचपन में भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली थी, लेकिन शादी के बाद मुझे सास के रूप में मेरी माँ मिल गई। और क्या चाहिए, अमीर मैं भी हूँ, बस चीजों को समझने और देखने का नजरिया अलग होता है। विनीता की बातें सुनकर मधु और पिंकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वहीं सास को बहुत गर्व महसूस होता है कि विनीता की सोच ऐसी है। विनीता की दोनों सहेलियां मधु और पिंकी उससे माफी मांगते हुए उसे कहती है, तू सही कह रही है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चीजों को समझने और परखने का नजरिया होता है, और हम जिस तरह से तुझे समझ रहे थे वो गलत था। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि वाकई तू हमसे ज्यादा अमीर है। माफ कर देना मेरी दोस्त, हम दोस्त होकर भी तुझे समझ नहीं पाए। कहते हैं हमारे पास जितना है उसमें खुश रहो, उसमें कमी निकालने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। निशा अपने ससुराल में अपनी सास विमला और पति अशोक के साथ रहा करती थी। निशा के ससुराल में सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्योंकि निशा अपने मायके से बहुत दूर थी, इसलिए वो एक आखिरी बार अपनी माँ की लाश को भी नहीं देख पाती और अपने पति से बोलती है, अशोक जी, आप मेरे भाई पीयूष की हालत के बारे में तो जानते ही है ना। पहले माँ थी जो उसका ख्याल रखा करती थी, पर अब मेरे सिवा मेरे भाई का कोई नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं अपने भाई को अपने साथ यहाँ लाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। निशा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, और अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। अशोक पीयूष को घर लाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही ये खबर विमला को मिलती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बहू, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इस बात का दुख तो मुझे भी है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तू अपने मायके जा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने इस पागल भाई को मेरे घर में छोड़ के जाएगी। और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा घर है, कोई पागल खाना नहीं जो इस घर में एक पागल को पनाह दूं। माँ बेकार ही नाराज हो रही हैं। माना कि निशा का भाई मेंटल रूप से बीमार है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बोलो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत। और बेटा, पागल का कोई भरोसा नहीं होता। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे भाई की वजह से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं उस बात की गारंटी लेती हूँ। बस मेरे भाई को यहाँ लाने की परमिशन दे दीजिए। इस तरह से निशा अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई को लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अपनी बहू के आंसू देखकर विमला भी पिघल जाती है और उसे परमिशन दे देती है। जिसके बाद शाम को ही निशा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। दीदी दीदी, तू आ गई। अच्छा हुआ जो तू आ गई। देख, इन सब ने मिलकर हमसे माँ को दूर कर दिया। दीदी, तुझे पता है, जब माँ सो रही थी तब से मिलकर उसे अपने साथ कहीं ले गए, और अब बोल रहे हैं कि माँ भगवान के पास गई है, अब कभी नहीं आएगी। पीयूष सब सच बोल रहे हैं, पर तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी आ गई है ना, अब हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। इस तरह से निशा अपने भाई को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है,
जहाँ पीयूष को देखकर विमला का मुंह बन जाता है। अब निशा अपने भाई को अपने साथ रखती है। ऐसे ही अगले दिन जब निशा अपनी सास को चाय देने जाती है तो पीयूष वो चाय उसकी सास पर गिरा देता है और हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाता है। बुरा ना मानो, होली है भाई। हैप्पी होली आंटी। अरे पागल, आज होली नहीं है। ओफो, मैं किस पागल से बोल रही हूँ, इसे क्या पता। कमबख्त ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। कितनी गर्म चाय थी, मेरे हाथ भी जल गए। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो ना समझे, उसे माफ कर दीजिए ना। अरे तेरा भाई ना समझ नहीं बल्कि पागल है, पागल। इसकी सही जगह ना पागल खाने में है। और मेरी बात मान तो इसे घर से निकाल के किसी पागल खाने में भेज दे। अगर तुझसे ये काम नहीं होता ना तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इस पागल को इस घर में लाने से पहले तो तूने भी यही कहा था ना। पर देख तेरे इस पागल भाई ने क्या किया। अभी ना इसे मेरे सामने से ले जा, क्योंकि मैं अपना आपा खो दूंगी। गंदी गंदी गंदी, बहुत गंदी हो तुम। मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने मेरी बहन को डांटा, मैं तुम्हें मारूंगा। इतना बोलकर पीयूष पास में रखा वास उठा लेता है और विमला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर सही समय पर निशा अपने भाई को रोक लेती है। हे भगवान, ना जाने कैसा पागल इंसान मेरे घर में आ गया। भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। पीयूष, ऐसा नहीं करते। गलती तुम्हारी है, माफी मांगो आंटी से और वादा करो कि अब से ऐसी हरकतें नहीं करोगे। बिना मुझसे पूछे कोई काम करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। मैं गंदी आंटी से माफी मांग लूंगा। निशा के कहने पर पीयूष विमला से माफी मांग लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला का जन्मदिन आता है। इस बार निशा अपनी सास को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए निशा रात के 12 बजे विमला के कमरे में जाती है। जब विमला सो रही होती है तो कमरे में जाकर निशा, पीयूष और अशोक विमला को उठाते हैं। हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ। अब उठिए, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी। अब जल्दी से केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी ने मुझे बताया कि जब तक आप केक नहीं काटोगे तब तक कोई मुझे केक नहीं देगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इस तरह से विमला केक काटती है। केक काटने के साथ ही पीयूष सारा केक उठाकर विमला के मुंह पर लगा देता है। ये मैंने आंटी के मुंह पर केक लगा दिया। पीयूष को बहुत मजा आया। देखो देखो, आंटी भूत बन गई। पीयूष की ये हरकत देखकर इस बार अशोक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पीयूष को एक थप्पड़ लगा देता है। पागल कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना बेहुदा मजाक करने की। निशा, माँ बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे भाई की जगह इस घर में नहीं बल्कि पागल खाने में है। मैं कल के कल इसे पागल खाने छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पागल खाने नहीं जाना। वहाँ मुझे शौक दिए जाते हैं। मुझे माँ के पास जाना है। इस तरह से रोता हुआ पीयूष नीचे भागने लगता है और तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और पीयूष नीचे गिर जाता है। उसके सर पर काफी चोट लगती है। ये देख अशोक को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। निशा, मुझे माफ कर दो। आज पीयूष की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे पीयूष को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पीयूष मानसिक रूप से बीमार है, मैं तो ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता और तू भगवान से यही दुआ कर कि उस पागल को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। और इस बार अगर उसे होश आ जाता है तो हम उसे खुद पागल खाने में भेज देंगे। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? आपको पता भी है आपका सरप्राइज प्लान पीयूष ने किया था। भले ही वो पागल है, पर देखो उसने आपके लिए कितना अच्छा सोचा था। जब विमला को पता चलता है कि उसके लिए उसका बर्थडे सरप्राइज का प्लान पागल पीयूष ने किया था तो उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पीयूष होश में आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो अशोक और विमला से कहता है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे सर पर चोट लगी और मैं पागल हो गया, पर फिर भी आप लोगों ने मुझ जैसे पागलों को इतना झेला और देखो एक हादसा फिर से मेरे साथ हुआ और मैं ठीक हो गया। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। पीयूष को ठीक देख निशा और उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब पीयूष बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए वो निशा के ससुराल से अपने घर चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर निशा अपने ससुराल वालों के साथ आराम से रहती है। नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है।
जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को, अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठा कर और घर का काम कर लिया कर और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं, तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर के सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही, तुझे जो करना है तू वो कर और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते। बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ मैं और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया है। और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे। अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उससे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करती हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर, समझ आई बात? अरे माँ जी हद होती है किसी चीज की, शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ। आने दो आशीष को, आज वो फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं
तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रख कर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं उनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा, बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप हैं कि रंगरलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में इतनी मस्त है कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है, तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो। और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा, शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ, किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं।